बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ मास ऑफ अर्थ। और आप देख रहे हैं मैथ्स एंड फिज़िक्स एकेडमी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि तमाम के तमाम नोट्स मैंने इसी लेक्चर में प्रोवाइड कर दिए हैं। आपने जस्ट यहाँ से कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ में हम क्या करते हैं कि अर्थ का मास कैलकुलेट करते हैं। मास की कैलकुलेशन के लिए हम सबसे पहले इसका एक फार्मूला डिराइव करते हैं और उस फार्मूले में फिर वैल्यूज़ पुट करके हम मास ऑफ अर्थ की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? थ्योरी से समझने से पहले हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं रफ डायग्राम बना के दूंगी, आगे जाके मैंने नीट डायग्राम भी बना के दिया है, ठीक है। लेट सपोज ये आपके पास एक अर्थ सरफेस है, ठीक है, यानी ये अर्थ है और ये हो जाएगा अर्थ का सेंटर, ठीक है। ये अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर है। और आपने क्या कर दिया कि इस अर्थ की सरफेस के ऊपर यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। कोई भी आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, सही हो गया। अब हम सपोज करते हैं कि लेट से इस ऑब्जेक्ट का मास m0 है और इस अर्थ का मास me है, E फॉर मास ऑफ अर्थ। और सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इसके साथ छोटा सा O लगा दिया, यानी m0 की ये ऑब्जेक्ट का मास है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, बल्कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाया जाता है? ये कहलाया जाता है रेडियस, ठीक है। अर्थ के सेंटर से लेके सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाया जाता है? रेडियस कहलाया जाता है। अब आपने क्या करना है कि ये आपके पास हो गया डायग्राम और इसी डायग्राम की हेल्प से हमने मास ऑफ अर्थ के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। पहली हेडिंग आप बनाओगे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की, और इसमें हमने क्या लिखना है कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m0 प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कि आपके पास अर्थ सरफेस है और उस अर्थ सरफेस के ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया और उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m0 है। The distance between the center of the body is equal to the radius of the earth re। सेंटर से लेके सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाया जाता है और रेडियस को हमने re से रिप्रेजेंट किया है, E फॉर रेडियस ऑफ अर्थ। द मास ऑफ अर्थ इज me, वो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि अर्थ के मास को हम me से रिप्रेजेंट करते हैं। देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को हम लास्ट लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको यहाँ पे लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे हमने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ किया है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला था, यहाँ पे m1 था और यहाँ पे m2 था, यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट। इस केस में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स है, एक तो है अर्थ और उसका मास क्या है? me है। दूसरा ये वाला ऑब्जेक्ट है जिसका मास m0 है। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना कि Fg इज इक्वल्स टू g m0 डिवाइडेड बाई re स्क्वायर। ये जो स्मॉल g आपको नजर आ रहा है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए हमने इसके साथ छोटा सा g लगाया है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट और ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, ठीक है। इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। हमें पता है कि ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है, इसका जो वेट है ये कहाँ एक्ट कर रहा है? ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और ये वेट किसके बराबर होता है? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होता है, यानी जितनी ग्रेविटी फोर्स लगाती है उतना उसका वेट होता है, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे इक्वेशन की, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये किसके बराबर है? वेट के। और वेट किसके बराबर होता है? ये तो आपको पता है कि वेट बराबर होता है mg के, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो गया वेट के और वेट बराबर हो गया mg के। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का।
अब आपने करना क्या है कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 में एफ जी की वैल्यू आई है एम जी, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में इधर एफ जी की जगह लगा देना है। तो हमने लाइन बनाई कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपके पास क्या बना कि एम नॉट जी इक्वल्स टू जी एम ई एम नॉट डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वेयर। यहाँ से ये वाला, अच्छा अब यहाँ पे एम नॉट क्यों आता है, यहाँ पे देख, यहाँ पे मैं एम नॉट लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो वेट है ये इस ऑब्जेक्ट का वेट है, ठीक है, अर्थ का तो नहीं है ना, ये तो इस ऑब्जेक्ट का वेट है और इस ऑब्जेक्ट का मास क्या था, एम नॉट था, इसलिए यहाँ पे भी जो हमने एम लिखा है वो एम नॉट होगा और यहाँ पे भी देखिए एम नॉट और एम नॉट कैंसल आउट हो जाएंगे, आपके पास बन जाएगा g इज इक्वल्स टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वेयर। अब आपने यहाँ से एम ई की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, ये आर ई यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास बनेगा जी आर ई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू जी एम ई। इस फॉर्मूले को हमने रीअरेंज करना है ताकि हम यहाँ से मास ऑफ अर्थ निकाल सके। कैसे निकालेंगे कि ये जी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जो फाइनल फॉर्मूला आपके पास बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी। इसको आप नाम दे दे इक्वेशन नंबर ए का और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फॉर मास ऑफ अर्थ। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ। ये तो फॉर्मूला मिल गया, इस फॉर्मूले में पुटिंग करके हमने वैल्यू निकालनी है मास ऑफ अर्थ की। कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लेक्चर लेते वक्त मैंने आपको बताया था कि g इज़ अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो कि बराबर है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -11। ये जो स्मॉल g है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, फ्री फॉल एक्सेलरेशन जो होती है, और इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, तो 9.8 होती है और सिंप्लिसिटी के लिए हम कभी कभार 10 भी ले लेते हैं। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू बराबर होती है 6.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। अब ये जो 3 वैल्यूज़ हैं इसको हम इक्वेशन नंबर ए वो था जो हमने लास्ट सेक्शन में निकाला था, जो कि आपके पास क्या आया था कि मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू जी आर ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी। इस फॉर्मूले में आपने क्या करनी है, पुटिंग करनी है। जब आप पुटिंग करोगे तो स्मॉल जी की जगह 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह उसकी वैल्यू, साथ में स्क्वायर भी है, और डिवीजन में कैपिटल जी की जगह उसकी वैल्यू। कैलकुलेटर से जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो जो फाइनल वैल्यू आपके पास आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 kg। kg हमने क्यों लगाया है, क्योंकि ये मास है और मास का यूनिट kg होता है। तो अगर आप मास ऑफ अर्थ देखो तो दिस इज एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू, ठीक है, इतना ज़्यादा मास होता है अर्थ का। ये वैल्यू आपने याद रखनी है, ठीक है, वो फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, ये वैल्यू भी आपने याद रखनी है। ये आपके पास एक नीट एंड क्लीन डायग्राम है इस टॉपिक का कि आपके पास अर्थ है, ठीक है, अर्थ का सेंटर ये रहा, सेंटर से लेके सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। इस अर्थ का जो मास है वो एम ई है। फिर ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास एम नॉट है और इसका वेट जो है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक हो गया। ये आपके पास एक नीट एंड क्लीन डायग्राम है, आपने ऐसे ही बना के आना है। अब हम जाते हैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ कि हमें इस टॉपिक से क्या नतीजा क्या है इस टॉपिक का। तो कंक्लूजन की तरफ देखिए कि मास ऑफ अर्थ डिपेंड्स ऑन जी, स्मॉल जी एंड अर्थ्स रेडियस। ये आप इसके फॉर्मूले से भी देख सकते हो यहाँ से कि मास ऑफ अर्थ किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस मीन्स दैट इफ़ वी नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रेडियस ऑफ एनी प्लैनेट वी कैन कैलकुलेट इट्स मास। यानी अब ये तो अर्थ है, अगर अर्थ की जगह कोई भी प्लैनेट हो और आपको उसकी ये जी की वैल्यू पता हो और आपको उसके रेडियस की वैल्यू पता हो तो आप उसके लिए इजीली मास ऑफ अर्थ की कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपको इन दो चीज़ों की वैल्यू पता हो तो किसी भी प्लैनेट का मास आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था आपका आज का लेक्चर मास ऑफ अर्थ। आने वाले लेक्चर्स में हम इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।